अगला चैप्टर क्या है हमारा? एरर एनालिसिस। और एरर एनालिसिस में कुछ टर्म्स पहले देखते हैं। तो सबसे पहला टर्म क्या है? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। सिंपल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन measured एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन measured एंड ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे क्या कि ट्रू वैल्यू, व्हाट इज ट्रू वैल्यू, बोलो जरा। व्हाट इज ट्रू, या ट्रू बोलो या फिर एक्चुअल बोल सकते हैं। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? तो ट्रू वैल्यू दैट इज आई ट्रू इज इक्वल टू व्हाट? 10/5, दैट इज 2 एम्पियर। बट अब इसी को अगर हम एक्सपेरिमेंट से कर रहे हैं, ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट में क्योंकि कहीं ना कहीं ये वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये तो आपने लोड लगाया ना, ये वायर का भी रेजिस्टेंस होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा, मान लो पूरे वायर का रेजिस्टेंस है कितना, मान लो 5 ओम है, ठीक है ना, या फिर 2 ओम है, जो भी है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो मीजर्ड वैल्यू है, आई मीजर्ड मीजर्ड आई एम, मान लीजिए वो आया आपका 1.5 एम्पियर। ठीक है, 1.5 एम्पियर। तो एक्चुअली जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा ना, दैट इज नोन एज व्हाट? एब्सोल्यूट एरर। समझ में आएगा? ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ऑफ अ, ऑब्वियस सी बात है, मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम मेजर करेंगे, ऑफ अ क्वांटिटी। अगर फॉर्मूले वाइज बात करें, फॉर्मूले वाइज बात करें, एब्सोल्यूट एरर, तो दैट इज व्हाट? मेजर्ड माइनस ट्रू। ठीक है, या फिर ट्रू माइनस मेजर्ड। इसमें आप परेशान मत होना। ठीक है, इसी मतलब इसमें कई बार क्या किया जाता है कि यहाँ पे मॉड भी लगा दिया जाता है, बट अभी आप ऐसे ही रहने दो। तो दैट इज व्हाट? मेजर्ड माइनस ट्रू। ठीक है, दैट इज मेजर्ड माइनस ट्रू, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? ओके, दूसरा, ये तो पहला था एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड वन रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। अभी रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर इज व्हाट? तो दैट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब रिलेटिव एरर कई बार परसेंटेज में भी दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो नॉर्मली परसेंटेज में ही होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 100। तो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक बोलते हैं ना, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर इज व्हाट? टू मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू इनटू 100। ठीक है, नॉर्मली मैक्सिमम टाइम हम इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर हम इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर AM माइनस 80 अपॉन 80। डन, परसेंटेज। तो एक यहाँ पे एक काम करना चाहे तो सिर्फ अगर रिलेटिव एरर लिखना तो बस इतना लिखना। ठीक है, जब परसेंटेज आ जाए तब आप क्या करना? 100 से मल्टीप्लाई कर देना। डन। हालांकि बहुत
मतलब जब भी ये बात होती है परसेंटेज में बात होती है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एरर की, टाइप्स ऑफ एरर की, तो टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या होते हैं? देखो, एरर को आप 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 3 पार्ट में अपन एरर को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या है? तो एक तो होता है ग्रॉस एरर, ठीक है, ग्रॉस एरर। और एक होता है आपका सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। और एक होता है आपका रैंडम एरर। मान लो ये क्या था बेसिकली, दैट इज द टाइप ऑफ एरर। अभी जो सिस्टमैटिक एरर है ना, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। इंडिविजुअली डील करूंगा, बट एक बार पहले इस तरीके से बता दूं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है ना? तो सिस्टमैटिक एरर, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक क्या है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। और एक है आपका एनवायरमेंटल एरर, और एक होता है आपका ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। फिर से देखो, जो एरर है उसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। कौन कौन? ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर को फिर हमने फर्दर क्लासिफाई किया, ठीक है। तो देखो, आप ये समझो, अगर मैं मोटे तौर पे बोलूं तो गलतियां गलतियां क्यों होंगी, मतलब एरर क्यों आएगा? या तो हमारी लापरवाही से, या तो इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम की वजह से, और कुछ एरर तो ऐसे होंगे जो हमें पता ही नहीं चलेंगे कि आ क्यों रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो जो हमारी गलती से होते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। जिसमें हमारी गलती नहीं होती है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिस्टम की गलती होती है, मैं बोलूं हमारी गलती नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि सिस्टम का एरर है तो फिर कहोगे सर इन्वायरमेंटल एरर कहाँ सिस्टम में आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ग्रॉस एरर जो हमारी नेग्लिजेंसी से होता है, हमारे लापरवाही से होता है, ठीक है क्या? और सिस्टमैटिक एरर
जो हमारे लापरवाही से नहीं होता, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर जो हमारे लापरवाही से नहीं होता, और रैंडम एरर जब इन दोनों से नहीं होता तो उसको कहाँ डाल देंगे, रैंडम एरर में। पता ही नहीं चल रहा तो कहाँ डालेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। मैं बहुत लेम लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग है, अभी डिफिनेशन लिखवाऊंगा तब फिर चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब हमारी लापरवाही से जो नहीं होता या फिर हमारे नेग्लिजेंसी से जो नहीं होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर में आ जाएं तो अब इसमें कौन कौन हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की गलती हो, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो, उसके इंटरनल पैरामीटर्स में प्रॉब्लम हो सकता है इन्वायरमेंट में दिक्कत हो, ठीक है ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, या फिर आपको इंस्ट्रूमेंट ऐसे वर्टिकल रखना चाहिए, आपने थोड़ा सा टिल्ट कर रखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। तीसरा क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर। अभी ऑब्जर्वेशनल एरर कहोगे सर ये तो हमारी गलती है, नहीं। ऑब्जर्वेशनल एरर में भी जैसे कि मान लो कोई एक पॉइंटर है, ठीक है ना, अब मान लो ये, मान लो इस तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इस तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंट है। अब आपका जो पॉइंटर था यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है। अब इसका जो शैडो पड़ेगा ना वो थोड़ा सा यहाँ पे पड़ेगा, जो शैडो है थोड़ा सा यहाँ पे पड़ेगा। तो अब बताओ क्या हमारी गलती है ये, समझ में आया। मैंने क्या बोला, जो हमारी गलती नहीं है उसको हम कहाँ रखेंगे, सिस्टमैटिक एरर में। अब शैडो पड़ रहा था तो अब हमने तिरछा जाके थोड़ी लेना रीडिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में आ जाता है ऑब्जर्वेशनल एरर, जिसको बोलते हैं पैरेलैक्स, ठीक है ना, बात करेंगे। तो सिंपल एरर के कितने टाइप, एक जो हमारी वजह से हो, दूसरा हमारी वजह से ना हो। अब हमारी वजह से नहीं हो रहा है तो इसमें क्या क्या हो सकता है वो सिस्टम की गलती हो सकता है वो एनवायरनमेंट की गलती हो सकता है वो ऑब्जर्वेशनल एरर आए, समझ में आया क्या। एंड द थर्ड वन इज, जो कहीं नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कहाँ डाल दो, रैंडम एरर में, ठीक है, याद हो गया हमें, ठीक है। चलो एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर। तो एरर ड्यू टू, सॉरी, एरर ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंसी, ठीक है। इट मीन्स ड्यू टू, ड्यू टू, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन नेग्लिजेंसी में क्या क्या हो सकता है, क्या पता आपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो कनेक्शन है उसको लूज रखा हो, तो वो तो आपकी गलती है ना फिर, बोलो हाँ या ना, ठीक है, वो तो हमारी गलती है। तो क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग अ मेजरमेंट, ड्यूरिंग अ मेजरमेंट देयर मे बी, देयर मे बी लूज कनेक्शन, या फिर अब आ रहा है, मतलब दूसरा, अब मान लो ए है, ए पॉइंटर है, अब रीडिंग यहां आ रही है, रीडिंग यहां आ रही है, अब आप जल्दी में हो तो आपने बोला कि 1 एम्पियर आ रही है,
समझ में आएगी नहीं? ये तो कहीं ना कहीं हमारा हमारी नेग्लिजेंसी है ना। यस या नो? 1 एम्पियर रहा, मतलब ये मान लो 1 के पहले था, आपने बोला नहीं 1 एम्पियर है, ठीक है? तो मतलब हम इसे सिंपल शब्दों में क्या बोल सकते हैं? मिस रीडिंग। यस या नो? ठीक है, दैट इज मिस रीडिंग। या फिर तीसरा क्या, रीडिंग आ गई, मतलब रीड जो भी वैल्यू आई, अब उसमें कुछ कैलकुलेशन करना था। अब कैलकुलेशन में आया कि √2, कैलकुलेशन में आ गया √2, आपने लिखा 1.4, तो वहां भी तो आपने नेगलेक्ट किया ना कुछ। समझ में आएगी नहीं? या √3 आ गया तो 1.7 लिख दिया, 1.732 होता है, तो नेगलेक्ट किया। तो मतलब कैलकुलेशन जो मिस्टेक होगा वो भी तो हम ही कर रहे हैं ना। समझ में आया? तो ड्यू टू लूज कनेक्शन, मिस रीडिंग, कैलकुलेशन, ये सब किस में आ जाएगा? ग्रॉस एरर में। मैं फिर से मैं चाह रहा हूं समझो, आप रटो मत, ठीक है ना? इसको तो आप विजुलाइज कर सकते हो ना, फ्लक्स ये सब तो चलो खैर अलग होता है, लेकिन यहाँ तो आप समझ सकते हो सारी चीजों को। डन। तो क्या मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक लिख लो आप, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है? खैर, तो दैट इज व्हाट, ग्रॉस एरर। क्लियर हो गया? चलो, अब बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक एरर की। दैट इज सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर में जल्दी बताओ एक बार कौन कौन था? इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, ठीक है ना? तो पहले इसको डिफाइन कर लें। तो सिस्टमैटिक क्या है? दीज एरर आर नॉट ड्यू टू, दीज एरर आर नॉट ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंसी, ठीक है? दीज एरर आर नॉट ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंसी। अब ह्यूमन नेग्लिजेंसी की, अब देखो ग्रॉस एरर का क्या मतलब, जैसे सिस्टमैटिक एरर का क्या मतलब है? जैसे अब ये जो ग्रॉस एरर है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा ये ग्रॉस एरर। आप लापरवाह हो तो जरूरी नहीं है कि अगला भी लापरवाह होगा। समझ में आया कि नहीं? सिंपल है ना? आपकी लापरवाही से ये एरर आया, अगला क्या पता सिंसियर हो, हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहा हो। समझ में आई नहीं? तो मतलब ये जो एरर है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट इसमें ग्रॉस एरर में और ऐड कर सकते हो क्या, कि दीज एरर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। दीज किस में लिख रहे हो? ग्रॉस में ना, ग्रॉस में लिखना है ये वाला लाइन। दीज एरर्स आर डिफरेंट फॉर, these errors are different for different observers, these errors are different for different observers। किसमें ठीक है, एक ग्रॉस एरर में। अब यहाँ पे आ जाओ सिस्टमैटिक एरर में, यहाँ पे क्या लिखोगे? these error, these errors are
कॉमन टू ऑल ऑब्जर्वर्स। समझ में आया क्या? बोलो यार। ठीक है, ये जो सिस्टमैटिक एरर होगा ये हमारी लापरवाही पे डिपेंड नहीं करता, ये तो सिस्टम, एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है क्या? देखो कंफ्यूजन कहाँ होती है, हमें लगता है कि ऑब्जर्वेशनल हमारी गलती है, जो ऑब्जर्वेशनल एरर है, बट वहां पे ध्यान रखना इस बात का कि वो पर्टिकुलर ऑब्जर्व, जैसे ये जो ऑब्जर्वेशनल एरर और मिस रीडिंग दो अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वेशनल एरर और मिस रीडिंग ये अलग अलग चीजें हैं। मिस रीडिंग हमारी लापरवाही से होता है, और जो ऑब्जर्वेशनल एरर आता है वो मतलब वो ऑब्जर्वेशनल एरर एक ऐसे एरर के बारे में बात हो रही जो कोई भी लेगा वही दिखेगा, दैट इज ऑब्जर्वेशनल एरर। मैं लूं चाहे आप लो, दिखेगा वही, अगर आप उसी मोमेंट पे ले रहे हो तो। ठीक है, तो इस चीज को आप क्लियर रखना। तो दीज एरर आर नॉट ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंसी, दीज एरर्स आर कॉमन टू ऑल ऑब्जर्वर्स। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया सिस्टमैटिक एरर, अब इसके एक एक को डील करते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहला कौन सा था? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो सिंपली क्या बोल सकते हो आप, इंस्ट्रूमेंटल एरर ऑब्वियस सी बात है, एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है तो किस में आ जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर में। ठीक है, तो फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा, मान लो जैसे पीएमएमसी है, ठीक है, आपने जब बनाया तो उस समय जो परमानेंट मैग्नेट लगाया होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या रही होगी? ठीक रही होगी। ड्यू टू एजिंग, समय के साथ उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब जब नया होगा तो उसकी रीडिंग सही आ रही होगी, बट जब पुराना हो जाएगा तो फिर उसी की रीडिंग प्रॉपरली नहीं आएगी, बट जो आएगा वो आपको सही लगेगा। तो एक्चुअली वो जो गैप आएगा दैट इज व्हाट? एरर ना। ठीक है क्या? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीक मैग्नेट। ठीक है, जैसे अगर मान लो पीएमएमसी के लिए बात कर लें तो दैट इज व्हाट? वीक मैग्नेट। ये तो जस्ट एक एग्जांपल लिया है ना। ठीक है, तो इससे आप समझो, एक आइडिया लो आप। या फिर जैसे मान लो इंस्ट्रूमेंट में क्या लगा होता है? स्प्रिंग, एफ इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग। ये क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या बताता है? स्टिफनेस। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताता है? स्टिफनेस, कि कितना इजी है उसे स्ट्रेच करना या कितना हार्ड है। तो एजिंग के साथ, समय के साथ, ये जो स्टिफनेस है वो क्या होता है? कम हो जाता है। और बहुत पुराना स्प्रिंग ले लो, इसे खींच दो, खिंचा रहेगा, फिर वो वापस ही नहीं जाएगा। बहुत पुराना स्प्रिंग लो, अगर वो रास्ते में गिरा हुआ है उसे खींच दो,
तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर चुका है, वो वापस जाएगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो तो कहने का मतलब कि अपन और क्या बोल सकते हैं, वीक स्प्रिंग। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाए। क्लियर हुआ? ठीक है। स्प्रिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंट में आ रहा हो लोडिंग इफेक्ट, या इंस्ट्रूमेंट में क्या आ रहा हो, तो दैट इज लोडिंग इफेक्ट। समझ में आया क्या? अब लोडिंग इफेक्ट, हालांकि अभी बहुत सिंपल में समझो आप, कि मान लो ये लोड है, इस पे तो बहुत डिटेल में बात होगी। मान ले ये लोड है, अब इसके क्रॉस मान लीजिए आपने वोल्ट मीटर लगाना है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा प्लस माइनस V0, तो वो कितना आना चाहिए? V0 इज इक्वल टू वॉट? तो V0 इज इक्वल टू, अगर इसमें से मान लीजिए I जा रहा है, तो दैट इज वॉट, I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर। बट जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो क्या पूरा का पूरा जो करंट यहाँ से आई पहले यहाँ जा रहा था, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा करंट यहाँ पे चला जाएगा, मान लो ये आई भी वोल्ट मीटर में जाने वाला करंट, और ये आपका आई एल। तो जो रीडिंग आएगी ना, वो अभी कितनी आएगी? एनीवन? आई एल इंटू आर। आनी कितनी चाहिए थी? आई इंटू आर। तो एरर आया। क्यों आया? ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट। तो बेसिकली ये जो रजिस्टर है, ये जो ये जो वोल्ट मीटर है, या फिर इस वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एज अ लोड काम कर रहा है। क्योंकि लोड क्या ड्रॉ करता है? करंट ड्रॉ करता है। तो करंट ड्रॉ किया ना, करंट ड्रॉ किया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लोडिंग इफेक्ट। समझ में आया? तो फिलहाल आप ये समझो कि लोडिंग इफेक्ट की वजह से जो एरर आएगा वो भी किस में आ जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर में। मतलब रीडिंग में डिफरेंसेज आए ना, आई इंटू आर आना था, आई एल इंटू आर आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस आएगा दैट इज ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट, और ये कंसीडर किया जाएगा इन इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ठीक है। एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर। तो ये क्यों होगा बताओ? एरर ड्यू टू चेंज इन environmental condition, error due to change in environmental condition। ठीक है, एरर ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। हमारे लिए एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इतना तो खैर इन्वायरमेंटल एरर तो समझ ही रहे हो। अब इसका एग्जाम्पल बताओ आप। जैसे मेन तो टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अब क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो कोई सिंपल वायर है, तो वो कंडक्टर का बना होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। तो जो उसमें फ्लो होने वाला करंट होगा वो भी क्या होगा? घटेगा। तो एक्चुअल से कम आने लगेगा ना, एक्चुअल से कम आने लगेगा। तो इसका मतलब जो आई मेजर्ड होएगा दैट इज लेस देन आई ट्रू, और इसी को क्या बोलते हैं? एरर। और ए एरर क्यों आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन।
क्लियर हुआ? तो एनवायरमेंटल एरर, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग रीडिंग, तो ह्यूमिडिटी पे, तो ह्यूमिडिटी की वजह से अगर एरर आ रहा है तो दैट इज एनवायरमेंटल एरर। क्लियर है? तो एनवायरमेंटल एरर भी हमें समझ में आ गया। तीसरा क्या था? ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, तो when 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 position of pointer can not determine exactly, position of pointer cannot determine exactly। अब जैसे देखो, अब एक बात आप ऐसे भी समझो, चलो मान लो आपने ए रीडिंग ली ना आपने, ठीक है, मान लो इस तरीके से 5 पॉइंटर में था, तो अब आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ गया, तो आप तो कितना भी सावधानी बरतो एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना आप सावधानी खुद से बरत भी लोगे तब भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना आप, तो वो बेसिकली कहाँ आ जाएगा? ऑब्जर्वेशनल एरिया में, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है फिर ना, रिजोल्यूशन कम है उसका इंस्ट्रूमेंट का, क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, तो दैट इज ऑब्जर्वेशनल एरर। तो यहाँ पे क्या लिखा? इफ द पोजीशन ऑफ पॉइंटर कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्टली, ठीक है, देन एरर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, देन एरर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, पैरेलैक्स एरर। ठीक है, अब पैरेलैक्स एरर का क्या कॉन्सेप्ट है? अब जैसे मान लो, अब मान लीजिए आप लैब में हो, आपने बोल्ट मीटर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ बीच में, ठीक है ना, बोल्ट मीटर यहाँ रखा हुआ है। अब 3-4 लोगों का ग्रुप है, एक लोग इधर खड़े हैं, एक लोग इधर खड़े हैं, इस तरीके से खड़े हुए हैं। अब वो जो रीडिंग आपको देखनी है, मान लो यहाँ पे है, अब रीडिंग देखनी है, ये ऐसे है, पॉइंटर इस पे लगा हुआ है, ठीक है ना, तो अब जब भी आप रीडिंग देखोगे, या तो इधर से देखोगे या तो एरर से इधर से देखोगे। अब टेबल पे चढ़ थोड़ी नहीं जाओगे आप, क्यों? नहीं नहीं, वर्टिकली देखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो इधर से देखोगे या तो इधर से देखोगे। जब आप इधर से देखोगे तो ये जो पॉइंटर है ना, आपको थोड़ा सा इस साइड दिखेगा, समझ में आ रहा है क्या? और जब आप इधर से देखोगे तो ये पॉइंटर थोड़ा सा आपको इस साइड दिखेगा, क्योंकि एंगल ऐसे बन रहा होगा ना, ऐसे बनेगा एंगल, समझ में आ रहा है क्या? तो उसी को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एरर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? when we observe, पैरेलैक्स एरर के लिए लिखो, when we observe from left pointer looks a little to the, या फिर पॉइंटर
looks a bit to the right, pointer looks a bit to the right. ठीक ठीक है, यहाँ पे आप इस पैरेलक्स एरर को समझ सकते हो कि मान लो स्केल यहाँ पे लगा दिया। अब वैसे तो करेक्ट पोजीशन क्या है, करेक्ट पोजीशन है ए, करेक्ट पोजीशन है ए, बट आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको जो रीडिंग दिखेगी ना उसमें थोड़ी बहुत गलतियां आने के चांसेस हैं, तो दैट इज नोन एज व्हाट, पैरेलक्स एरर। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो पैरेलक्स एरर किस में आ जाएगा, ऑब्जर्वेशनल एरर में। तो ये जानबूझ के गलती थोड़ी करी आपने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट क्या था, रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर क्या है, सिंपल है, जो इन दोनों में से कहीं नहीं है उसको यहां डाल दो, ठीक है ना, रैंडम एरर। तो लिखेंगे क्या, when we don't know cause of the error, when we don't know cause of the error, then such error is known as random error। ठीक है, रैंडम पर्सन होता है ना जिसे हम नहीं जानते हैं, तो रैंडम एरर होता है, जिसकी वजह नहीं जानते बट हाँ एरर है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को और कुछ नामों से और जाना जाता है, जैसे कि प्रोबेबल, ठीक है, प्रोबेबल एरर, या फिर रेजिडुअल एरर।